हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स काला अक्षर भैंस बराबर। संजय गुप्ता की पेशकश काला अक्षर भैंस बराबर। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र मनु। रहमान के संगीत का साथ हो, मंद मंद ठंडी हवाएं चल रही हों और उसके साथ मध्यम गति से चल रहा हो वाहन, तो निसंदेह ही कोई भी सफ़र सुहाना सफ़र हो सकता है। खतरनाक क्षेत्र, रास्ते पर विस्फोटक बिछा हुआ है, आगे जाना मना है। लेकिन उपरोक्त सारी बातें होने के बावजूद भी इस बस में सवार यात्रियों का सफ़र सुहाना नहीं था। उसमें जरूर कोई गड़बड़ थी। फूलों के तन पे हवाएं सरसराई, क्योंकि उनकी तरफ बढ़ रहा था दिल्ली की आंख समझे जाने वाला वंडरमैन परमाणु, बेहद तेज गति से उड़ता हुआ। हवा का झोंका बनकर बस में प्रवेश कर गया। परमाणु सीधा बस ड्राइवर के पास पहुंचा। सबको मरवाओगे बेवकूफ़, हटो सीट से। एक धक्के से परमाणु ने ड्राइवर को हटाकर स्टीयरिंग संभाल लिया। सबसे पहले उसने कान फोड़ संगीत को बंद किया और फिर बिना कोई क्षण गंवाए उसका पांव ब्रेक पैडल को दबाता चला गया। इसी के साथ मानो सड़क पर जाम होते चले गए बस के टायर और बस एक झटके के साथ रुक गई। तेज झटके ने सभी यात्रियों के क्रोध को भड़का दिया। ये क्या बदतमीजी है परमाणु, तुमने एकाएक बस क्यों रोक दी? ये बस तुम्हें मौत के मुंह में ले जा रही थी। मतलब? नीचे आओ, बताता हूँ। आश्चर्यचकित बस यात्रियों को नीचे उतारकर जब परमाणु ने उन्हें अपना मतलब समझाया तो सभी के शरीर में मौत की सिरहन दौड़ गई। इस रास्ते पर आगे डायनामाइट बिछा हुआ। अगर मेरी नज़र अचानक इस बस पर ना पड़ गई होती तो इस बस के साथ साथ तुम सबके चीथड़े उड़ गए होते। और ये होता संगीत में मस्त इस बस ड्राइवर की वजह से, जिसने इस रास्ते पर आने से पहले एक बार भी जगह जगह लगे चेतावनी के ये बोर्ड नहीं पड़े। पास ही लगे खतरे के बोर्ड की तरफ उठी परमाणु की उंगली का वहाँ खड़े हर शख्स की नज़र ने पीछा किया और अगले ही पल सभी बिच्छू काटे सा उछला। सामने बोर्ड पर कुछ लिखा ज़रूर है, लेकिन क्या, ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं तो एमए कर रहा हूँ, फिर भी सामने क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता। ओफ, क्या हुआ मेरी सभी पढ़ाई लिखाई को? मैं तो एकदम अनपढ़ हो गया, कैसे? अचंभित था हर कोई, जबकि बुरी तरह हतप्रभ था परमाणु। बस के ड्राइवर सहित हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बोर्ड पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि बस में सवार हर व्यक्ति निरक्षर हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बस के यात्रियों पर मेरा प्रयोग 100% सफल रहा। अभी जिस प्रयोग को सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है, उसे अब पूरी दुनिया को दिखाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कॉलेज। हा 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 हा। पूरे शहर को एक गहरी साजिश में फंसाने की तैयारी चल रही थी, जिसका पता परमाणु को जल्दी चलने वाला था। आज शनिवार को बैंक का हाफ डे है, इसलिए जितना जल्दी बैंक पहुंचा जा सके उतना ही अच्छा है। विनय का जल्दी बैंक पहुंचने का अरमान रास्ते में धरा का धरा ही रह गया। ओह नो, ट्रैफिक जाम। दिल्ली में रहने वालों की यही बदकिस्मती है कि कब कहाँ और कैसे ट्रैफिक जाम हो जाए कोई नहीं जानता। देखता हूँ वाहनों की इस लंबी लाइन को आगे बढ़ाने में मैं शायद कुछ कर सकूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस ट्रैफिक जाम का कारण जानना होगा। कारण जल्दी इंस्पेक्टर विनय के सामने आया। ये कुछ संभ्रांत व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपनी अपनी कारें रोककर लड़ रहे हैं। इनके झगड़े को निपटाकर इन्हें सड़क के बीच से हटाना होगा। रुको! पुलिस को देखते ही लोगों ने तुरंत ही झगड़ना बंद कर दिया। क्या बात है, इस तरह सड़क पर लड़ाई झगड़ा करके तुम सैकड़ों लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? इंस्पेक्टर, इस रास्ते से दाएं मुड़ना मना है, लेकिन इन्होंने दाएं मुड़कर कानून तो तोड़ा ही, साथ ही अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी से ठोक दी और अपनी गलती मानने की जगह अपने आप को वकील होने की धमकी देकर हाथापाई करने पर उतारू हो गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दाएं मुड़ने से पहले आपको उस बोर्ड को देख लेना चाहिए था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि दाएं मुड़ना मना है। बोर्ड मैंने देखा था, लेकिन उस पर क्या लिखा है ये मैं नहीं पढ़ पाया और अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और वह बोर्ड ही क्या, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या हुआ मुझे? अभी अभी तो मैं कार में बैठा नॉवेल पढ़ रहा था। ओह, ये भी निरक्षर हो गए? क्या चक्कर है ये? कैसे हो रहा है ये सब? उनके झगड़े को निपटाकर विनय ने ट्रैफिक चालू कराया। फिर वह जल्दी बैंक जा पहुंचा, लेकिन बैंक में भी उसका सामना एक और झगड़े से हुआ। मैं तरुण कुमार वाही हूँ। भाई साहब, पता नहीं कैसे मैं अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल गया। इस फॉर्म पर क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कमाल कर रहे हैं आप, इस फॉर्म पर सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आप इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उफ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई किसी ने छीन ली। अब मैं कॉमिक कैसे लिखूंगा? मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, सचमुच मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं एकदम अनपढ़ हो गया हूँ। लोग निरक्षरता की चपेट में आ रहे हैं और ये सब अपने आप नहीं हो रहा, कोई योजनाबद्ध तरीके से ये सब कर रहा है। तेजी से बढ़ती निरक्षरता की यह बीमारी एक प्रश्न बनकर रह गई थी शहर की जनता के लिए। ऐश्वर्या का फोटो छपाए, न जाने क्या गुल खिलाया होगा इसने। कुछ चित्र देखकर अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे थे, कुछ नियमित पाठकों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। अरे,
आज अखबार के फ्रंट पेज पर भागड़ डैम का चित्र छपा है, शायद कुछ खास खबर होगी। इस अखबार की खबर को पाठक सिर्फ देख ही सकते थे। पता नहीं क्या लिखा है इस अखबार में, लो डाल दो इसे रद्दी की टोकरी में। आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक दिनचर्या या न्यूज़ होगी, पर विनय जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिए ये चेतावनी थी। ओह, आज अखबार में भांगड़ा डैम का चित्र व उसके बारे में कुछ छपा है। जैसे जैसे विनय वह न्यूज़ पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी, और रेडियो पर प्रसारित उस न्यूज़ ने शहर के निरक्षरों में भी खलबली मचा दी। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज के समाचार इस प्रकार हैं। रात को आए तेज तूफान के कारण भांगड़ा डैम को क्षति पहुंची है। मरम्मत में लगे इंजीनियर निरक्षरता के शिकार हैं। आर्किटेक्चरल प्लान न पढ़ सकने के कारण ठीक करने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यदि जल्दी कोई उपाय न किया गया तो डैम ध्वस्त भी हो सकता है। निरक्षरता का इतना दुष्परिणाम भी हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। जिस समस्या का हल विनय के पास नहीं होता उसका हल परमाणु के पास ज़रूर होता है, लेकिन परमाणु ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। तीव्र गति से उड़ता परमाणु कुछ ही पलों में आकाश में नजर आ रहा था। वह रहा भांगड़ा डैम। शीघ्र ही नीचे पहुंचा परमाणु। अरे वाह, ये तो परमाणु है। अब कुछ नहीं होगा भांगड़ा डैम को, क्योंकि परमाणु अपने साथ जिसे ला रहा है वे पहुंचे हुए आर्किटेक्ट मिस्टर खन्ना है। नीचे उतरते ही आर्किटेक्ट खन्ना ने घोषणा की, मुझे आर्किटेक्ट प्लान पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इतने समय में बांध टूट सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पानी के भाव को दूसरी तरफ मोड़ना है। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ। अगले ही पल हवा में सरसरा गया परमाणु। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पास से जाकर निरीक्षण करूँ तो शायद कुछ पता चले। ओ, ये रही दरार। अब शीघ्र ही इसका इंतजाम करना होगा, नहीं तो डैम गिर पड़ेगा। विद्युत की फुर्ती से चल रहे थे परमाणु के हाथ। जिसे मंत्र मुग्धि से निहार रहे थे वहाँ खड़े लोग। अब शीघ्र ही मुझे वो सीमेंट की बोरियां उस गटर के इर्द गिर्द रखनी होगी ताकि तीव्र गति से आते पानी का रुख मोड़ा जा सके। परमाणु के प्रयासों से शीघ्र ही पानी की धार को अपना रास्ता बदलना पड़ा। पानी का रुख तो बदल गया, जिससे मुश्किल सिर्फ कुछ ही घंटे दूर हुई। परमाणु की यह चिंता भी दूर हुई, क्योंकि परमाणु के साथ साथ खन्ना भी अपने प्रयासों में सफल हुआ था। हाँ, मुझे समझ में आ गया इसका मैप प्लान। डैम के दाईं ओर दरार आने के कारण इसके विशाल पंखे की शाफ्ट है, जो रात में आए तूफान के कारण टेढ़ी हो गई। इस शाफ्ट को सीधा करके दरार भर देने से दोबारा बखूबी काम कर सकेगा। फॉल्ट का पता लगते ही शीघ्र शुरू हुई कार्रवाई। जल्द समाप्त भी हो गई, क्योंकि साथ में परमाणु जो था अब स्थिति नियंत्रण में थी। अब उस गंभीर स्थिति के बारे में सोचने का समय था। लोगों को निरक्षर बनाने वाला शैतान कौन है, इसका मुझे अब जल्द पता लगाना होगा। तेजी से बढ़ती निरक्षरता की इन घटनाओं ने परमाणु को ही नहीं, प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। करोड़ों रुपए खर्च करके हम जिस साक्षरता अभियान को वर्षों से सफल बनाने में जुटे हुए हैं, उसे कोई एक ही दिन में असफल करने को उतारू है। वह पढ़े लिखे लोगों को निरक्षर बना रहा है। यह एक अत्यंत संगीन अपराध है। हमें तुरंत इसका पता लगाना होगा कि यह कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी एक सहायक अंदर प्रविष्ट हुआ। सर, टीवी पर एक आवश्यक सूचना आ रही है, आप अवश्य देखें। मैं कर रहा हूँ ये सब, और मैं हूँ क्राइम कॉलेज का प्रिंसिपल। मैं ही सारे शहर में निरक्षरता की बीमारी फैला रहा हूँ, और अगर मेरी मांग ना मानी गई तो जल्दी सारा देश इस बीमारी की चपेट में होगा। इस बीमारी का भी एक ही इलाज है, 50 करोड़ रुपए। सिर्फ 500 के 10 लाख नोट ही इस शहर को प्रिंसिपल के प्रकोप से बचा सकते हैं, और ये रकम मुझे अगले 5 दिनों में हर हाल में मिल जानी चाहिए, वरना सोचो आधुनिक दुनिया में अनपढ़ हिंदुस्तान की साख कितनी गिर जाएगी। हा 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 हा। प्रिंसिपल, इसका मतलब ये जेल से छूट गया। प्रिंसिपल को परमाणु ने क्राइम कॉलेज में जेल में पहुंचाया था। क्राइम कॉलेज आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब अगर मैं जल्दी ही दूरदर्शन भवन पहुंच जाऊं तो उसे आसानी से दबोच सकता हूं। बेहद तेज गति से लहराया परमाणु कुछ ही देर में दूरदर्शन भवन जा पहुंचा। मैं सही समय पर पहुंचा। प्रिंसिपल अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब मुझे इसे धर दबोचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और उसके लिए मुझे प्रसारण विभाग में पहुंचना होगा। हवा का झोंका बनकर परमाणु प्रसारण विभाग में घुसा और मुंह बाएं खड़ा रह गया। ओ नहीं, पिक्चर की तस्वीर पर लाइव लिखकर सीधे प्रसारण का झांसा दिया जा रहा है, जबकि असल में रिकॉर्डिंग से प्रिंसिपल के कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। रिकॉर्डिंग की वजह से भी प्रिंसिपल तक पहुंचने का सूत्र पकड़ा जा सकता है। आखिर रिकॉर्डिंग की कैसेट किसी तरह तो यहाँ पहुंची होगी। ऑपरेटर इस विषय में कुछ बता सकता है। ऑपरेटर से पूछताछ करने से परमाणु के मस्तिष्क को एक और झटका लगा। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये कैसेट कैसे चल गई। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि मैं कैसेट पर लिखे अक्षर नहीं पढ़ पाया। ओह, इसका मतलब ये भी निरक्षर हो गया। अब यहाँ प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश करना बेकार है, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन मेरी खोज बंद नहीं होगी, तब तक जारी रहेगी जब तक प्रिंसिपल एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुँच जाता। प्रिंसिपल की खोज में सारे शहर की खाक शांता परमाणु अचानक उस जगह पहुँच कर चौंका। इतनी रात गए जब पूरी मार्केट बंद है तो सामने मौजूद वह म्यूज़िक शॉप क्यों खुली हुई है? एक मिनट, वह दुकान खुली हुई नहीं है बल्कि उसे खोला गया है।
और उसे खोलने वाले हैं ये लोग जो शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। लेकिन ये चोर हैं कैसे? ये तो इस दुकान में रखे टीवी रेडियो वगैरह को उठाकर उसकी जगह अपने साथ लाए टीवी वगैरह रख रहे हैं। क्या चक्कर है ये? दुकान का सामान उठाकर अपना सामान रखकर क्या करना चाहते हैं ये सब कुछ सोचकर समय नष्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि सब कुछ बताने वाले सामने मौजूद हैं। बस मुझे इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सबको परमाणु रस्सी में कैद करने के बाद परमाणु के कंठ से गूंजा वह कहरनाक स्वर, अब अगर तुम सबके हलक से मेरे सवालों के जवाब न निकले तो कई दिनों तक तुम्हारे हलक से सिर्फ दर्द भरी कराहटें निकलेंगी। हम कुछ नहीं जानते। हमें टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी ने उनके टेलीविज़नों से शहर भर की दुकानों के खास ब्रांड के टेलीविज़न से बदलने के लिए रकम दी थी। उनका क्या मकसद था इसका हमें नहीं पता। मुझे उस कंपनी का नाम और पता चाहिए। अपने सवालों का जवाब मैं वहाँ पहुँच कर ले लूँगा। तुरंत ही वो परमाणु को पता बताता चला गया। परमाणु अपनी जोरदार किक से उसे बेहोश करके अपनी नई मंजिल की तरफ उड़ चला। तेजी से उड़ता हुआ परमाणु क्या जानता था कि जहाँ वह जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता था, अब मुझे तुरंत ही पहुँचना उस टेलीविज़न फैक्ट्री तक। वहाँ उसे यमराज के पास पहुँचाने की तैयारियाँ चल रही थी। तुम सब अनपढ़ों को मैं इतनी तनख्वाह देता हूँ जितनी किसी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे अफसर को नहीं मिलती, और ऐसा इसलिए कि तुम सब इलेक्ट्रॉनिक्स के कुशल मैकेनिक तो हो ही, साथ ही मेरे वफादार भी हो। अपनी कारीगरी का नमूना तो तुम रोज़ दिखाते हो, लेकिन आज तुम्हें अपने वफादारी का नमूना दिखाना है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ परमाणु नाम का एक जोकर पहुँचेगा। तुमने उसे यहाँ से बचकर नहीं जाने देना, उसे मौत के मुंह में पहुँचा देना। परमाणु यहाँ पहुँचेगा ये आपको कैसे पता चला? क्राइम एजुकेशन देने वाले कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ मैं। जुर्म कैसे किया जाए और उससे साफ कैसे बचा जाए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैंने शहर की दुकानों के टीवी रेडियो बदलने जाने वाले बदमाशों की जेबों में सूक्ष्म माइक्रोफोन्स रख दिए थे। इन्हीं माइक्रोफोन्स ने मुझे बताया कि परमाणु उन बदमाशों तक पहुँच चुका है और अब किसी भी समय वो यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए उसके स्वागत के लिए भी तैयार रहो। प्रिंसिपल के जाते ही परमाणु वहाँ पहुँचा। यही है वह फैक्ट्री जहाँ बनते हैं लोगों को निरक्षा कर देने वाले उपकरण। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह सुनसान है। यहाँ कोई वाकई में नहीं है या फिर सभी छिप गए हैं ताकि छिप कर मुझ पर कर सकें। ठाक हमला। उफ! वह लोहे की रॉड लगते ही परमाणु की आंखों में अंधेरा छा गया, लेकिन परमाणु ने अपने आप को उस अंधेरे में गुम नहीं होने दिया। उसने तुरंत ही अपने आप को संभाला और अपने को वार से बचाने और वार करने लायक बनाया। अब वहाँ सिर्फ चल रहे थे परमाणु के लात घूसे, ठाक और गूंज रही थी उस पर हमला करने वालों की चीखें। कुछ देर बाद जब परमाणु रुका तो वे चीखें भी रुकी और फिर गूंजी परमाणु की कठोर आवाज़, मुझे इस फैक्ट्री के मालिक की तलाश है, बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा। जवाब में दृढ़ स्वर में बोला वह युवक, हमसे उनका पता उगलवा लेगा। ये ख्याल दिल से निकाल दे परमाणु, प्रिंसिपल का पता तो तुम ही उगलोगे। फटाक! ये अलग बात है कि पते से पहले तुम खून उगलना चाहते हो। सचमुच खून उगल बैठा वह, और अब एक बार फिर परमाणु वार करके उसके थोबड़े को लाल रंग देता अगर तभी वहाँ ना पहुँचता वह लड़का। रोहित भैया, गजब हो गया, भाभी ने माँ को जहर दे दिया। क्या? हाँ भैया, माँ घर में पूरी तरह तड़प रही है। ओह चल मैं देखता हूँ। अपनी माँ के लिए उठी तड़प ने उसे सब कुछ भूलकर भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। परमाणु भी उसके पीछे चल पड़ा। रोहित नाम का ये युवक प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ जानता है और मैं उससे वह सब कुछ जानकर ही रहूँगा, लेकिन बाद में। अभी मैं चाहता हूँ कि एक बेटा अपनी तड़पती माँ तक पहुँच जाए जल्दी। ये तूने क्या किया डायन? मेरी माँ को जहर दे डाला। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं रोहित, मैंने तो माँ को इस शीशी से दवाई दी थी। ओह ये तो नींद की गोलियाँ हैं। तूने माँ को बिना लेबल पढ़े गलत दवाई दे दी। जाने में कैसे अपनी सारी पढ़ाई भूल गई, मैं दवाई की शीशी पर लगा लेबल ना पढ़ सकी। उफ, ये तो अनर्थ हो गया, और इस अनर्थ के जिम्मेदार हो तुम। लेकिन मैं इस समय तुमसे उलझकर अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय मुझे तुम्हारी माँ को तुरंत सिटी अस्पताल लेकर जाना है। परमाणु ने सही समय पर वृद्धा को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। प्रिंसिपल की कंपनी में अकाउंटेंट होने के कारण एक सिर्फ तुम ही पढ़े लिखे हो रोहित। उसने तुम्हें एंटी रेडिएशन हेलमेट देकर निरक्षर होने से बचाए रखा। अब तुम समझ सकते हो कि अनपढ़ होना कितना बड़ा अभिशाप है। इसका एक सबूत तुम्हारे सामने है। अगर संयोग से मौके पर मैं ना होता तो तुम्हारी माँ प्रिंसिपल के पागलपन की बलि चढ़ गई होती। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ रोहित। अगर तब भी तुम मुझे प्रिंसिपल का पता ना बताना चाहते हो तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। मैं कल फिर आऊँगा रोहित। बाहर निकल गया परमाणु। अगले दिन फिर वापस लौटा। अरे रोहित तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लगता है उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए वो मुझे कुछ भी बताए बिना यहाँ से चला गया। रोहित उन लोगों में से है कोई भी दुर्घटना जिनके ज़मीर को नहीं जगा सकती। खैर छोड़ो उसे, अब मुझे प्रिंसिपल तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लौट जाने के लिए परमाणु पलटा,
लेकिन जैसे ही उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया उस आवाज़ ने उसे रोक लिया। ठहरिए परमाणु भैया, रोहित का ये लेटर लेते जाइए। उन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर प्रिंसिपल ने कहीं माइक्रोफोन छुपा रखा था, इसलिए जो बातें उन्होंने इस लेटर में लिखी हैं उन्हें वे आपसे नहीं कह सकते थे, इसलिए वे इस लेटर को मुझे देकर यहाँ से चले गए। लीजिए। थैंक यू। कितना गलत समझा मैंने रोहित को। परमाणु ने रोहित की पत्नी से लेटर ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला वह सन्न रह गया। आंखें फटी और मुंह खुले का खुला रह गया। ये क्या हुआ? मुझे इस लेटर पर क्या लिखा है ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और इस लेटर ही को क्यों? प्रिंसिपल के अड्डे पर परमाणु बेल्ट पहन कर पहुँच जाना खतरनाक है। पता, मैं तो यहाँ लिखे किसी भी अक्षर को पढ़ने में असमर्थ हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं निरक्षर हो गया हूँ। इस शहर के अन्य लोगों के साथ साथ मेरे लिए भी हो गया है काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन कैसे? ना तो मेरा प्रिंसिपल से सामना हुआ और ना ही वह मेरे आसपास कहीं दिखाई दिया। फिर मैं अनपढ़ कैसे हो गया? अपने मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे खोलकर परमाणु अपने अनपढ़ होने का कारण ढूंढने लगा, जो कुछ ही देर बाद उसकी समझ में आ गया। म्यूज़िक शॉप से जब मैं चला था तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन टीवी बनाने वाली फैक्ट्री से निकलकर मैं पढ़ना लिखना सब कुछ भूल गया। इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे अनपढ़ बनाने वाला कारण उसी फैक्ट्री में मौजूद था, और वो कारण वहाँ चलते टेलीविज़नों के सिवा कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रिंसिपल रेडियो तरंगों की मदद से अपना निरक्षर अभियान चला रहा है, तभी वह शहर भर के टेलीविज़नों को उठवाकर उनकी जगह अपने निरक्षर तरंगों वाले डिवाइस लगे टीवी रखवा देता है। अब मुझे ये पता पड़कर आप बताएंगे प्रोफेसर। तुम इसे पूरी तरह खोल कर रखो परमाणु, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़कर बताता हूँ। एक पल बाद गूंजी प्रोफेसर की गंभीर आवाज़। इस पर राजेंद्र प्लेस के हेमकुंट टावर का पता लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं, क्योंकि पते के साथ ही इसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल के अड्डे पर परमाणु बेल्ट पहनकर जाना खतरनाक है। ओह, इसका मतलब प्रिंसिपल पहले से ही जानता है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा। ये बात रोहित को पता थी, तभी उसने मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया। लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं प्रोफेसर। मैं प्रिंसिपल के अड्डे तक पहुँचूँगा और अपनी परमाणु बेल्ट के साथ ही पहुँचूँगा। पत्थर की तरह कठोर होता चला गया परमाणु का चेहरा। भारी भीड़ भाड़ की रेलम पेड़ के बीच स्थित हेमकुंड टावर, जिसका चप्पा चप्पा प्रिंसिपल के हलक से निकले ठहाके से गूंज रहा है। रोहित से मेरे ठिकाने के बारे में जानकर परमाणु मुझ तक पहुँचने ही वाला होगा। वह ज़रूर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाने का इरादा लेकर आएगा, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने की बजाय वैन पर परमाणु खुद गिरफ्तार होगा, मौत की गिरफ्त में। अपने गंतव्य तक पहुँचने में परमाणु को ज़्यादा देर नहीं लगी। यही वह जगह है जहाँ प्रिंसिपल मुझे मिलेगा, लेकिन कहाँ होगा वह इस समय? जवाब में तभी वहाँ स्पीकर से गूंज उठी प्रिंसिपल की आवाज़। अपने हेडक्वार्टर पर प्रिंसिपल एक बार फिर तुम्हारा स्वागत करता है परमाणु, लेकिन मौत भी तेरा स्वागत करने के लिए मेरे साथ ही खड़ी है। मौत के जबड़ों को तोड़कर आज तुझ तक पहुंचने की ठान कर आया परमाणु। सचमुच? देखते हैं मौत तुझ तक पहुंचने में सफल होती है या तू मुझ तक पहुंचने में। तुझ तक तो मैं रास्ते में बिछी हर मौत को मात करके पहुंचूंगा। परमाणु के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता अगले ही क्षण उसकी उड़ान में नजर आई। ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं पूरी सावधानी बरतते हुए अगर प्रिंसिपल को खोजूं तो जल्दी सफल होऊंगा, और इसके लिए मुझे उस सामने वाले रास्ते से आगे बढ़ना होगा। ओह, परमाणु को तुरंत ही अपनी गति को रोक देना पड़ा, और ऐसा करके उसने बचा ली अपनी जान, क्योंकि उसके ठीक 1 फुट आगे मौजूद थे तेजी से घूमते हुए कटर, जो उसके शरीर को सैकड़ों बोटियों में बांट देते। तो इस रास्ते पर मौत इन कटरों के रूप में है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अपने प्रयासों से मैं इस रास्ते को पार करके ही रहूँगा। परमाणु ने कई बार उस रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आखिर हार कर वह नीचे उतर आया, और इसी के साथ उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। मेरे ज़मीन पर पैर रखते ही सामने मौजूद सारे कटर अपने आप बंद हो गए। मुझे पैदल आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। परमाणु ने बेहद सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाए और पार कर गया वह रास्ता। पैदल चलने से कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल जानता था कि मैं उड़ सकता हूँ, और इस रास्ते को मैं उड़कर ही पार करूँगा, इसलिए उसने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि मैं उड़कर यहाँ से आगे बढ़ ही ना सकूँ। परमाणु का सोचना सही था। यह वहाँ गूंज उठी प्रिंसिपल की आवाज़ ने प्रमाणित कर दिया। बच गए परमाणु। पैदल चलकर ही इस रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन आगे नहीं बच सकोगे परमाणु। आगे बचे तो जानूंगा तुझे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रिंसिपल, और आगे बढ़कर मैं तेरी हर मुश्किल को मात करके तुझ तक पहुँचूंगा, ये मेरा दावा है। दृढ़ता से भरे परमाणु के कदम आगे बढ़ गए। मौत मेरी ज़िंदगी पर हावी ना हो जाए, इसके लिए मुझे एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा।
बेहद सावधानी बरतते हुए परमाणु ने सामने दिखते एक कमरे में कदम रखा, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी सारी सावधानी धरी की धरी रह गई। छक छक, क्योंकि कई घटनाएं पलक झपकते ही घटी। दीवारों से निकली कई मोटी जंजीरों ने परमाणु को जकड़ लिया। पीछे वाला दरवाजा खटाक से बंद हो गया। परमाणु के ठीक सामने नजर आई वो मौत, और गूंजा प्रिंसिपल का बैठा आका। इस समय तू जिस स्थिति में फंस गया है उससे सिर्फ ट्रांसमिट होकर ही बचा जा सकता है परमाणु, लेकिन तू ट्रांसमिट होकर यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने यहाँ ऐसे वाइब्रेटर उपकरण फिट कर रखे हैं जो अणुओं के विखंडन के बाद उन्हें फिर कभी आपस में नहीं जुड़ने देंगे। यानी अगर तूने ट्रांसमिट होने की कोशिश की तो ज़िंदगी भर यहीं अणुओं में बटा घूमता रहेगा, क्योंकि ये कमरा पूरी तरह एयर टाइट है। और अगर ट्रांसमिट ना हुआ तो सामने मौजूद स्टील का बारा तेरी आत्मा को ब्रह्मांड में घुमा देगा। तेरा अंत दोनों तरफ से निश्चित है परमाणु, इसलिए मैं तुझे 5 सेकंड का समय देता हूँ। सोच ले तुझे कौन सा अंत पसंद है। हा हा हा। लेकिन वह परमाणु था जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ धड़ता ही नजर आ रही थी। का सॉरी, कोई और होता तो प्रिंसिपल के उस ठहाके ने उसके चेहरे पर मौत की सैरन दौड़ा देनी थी, लेकिन वह परमाणु था जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ धड़ता ही नजर आ रही थी। ठीक 5 सेकंड बाद उस आवाज़ ने परमाणु को चौंकाया, जो उसकी मौत की उसकी तरफ बढ़ जाने की आवाज़ थी। और वह मौत परमाणु तक एक क्षण में ही पहुंच जाती, और एक क्षण बहुत था उस निर्णय पर कार्य करने का जिसे उसने पिछले 5 सेकंडों में लिया था। और वह निर्णय था बेल्ट का वह स्विच दबाने का जिसने परमाणु ट्रांसमिट होता है। फटाक! तेज गति से दीवार में छेद बनाकर वह भाला वहां से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलने वाला भाला अकेला नहीं था, उसके साथ बाहर निकले थे वे अणु भी, जो एक पल बाद ही परमाणु का रूप ले रहे थे। मेरा अनुमान सही निकला। इतनी छोटी जगह में तेजी से छूटे इस भाले ने दीवार तोड़ी थी। वाह सॉरी, इसलिए मैंने स्वयं को ट्रांसमिट किया था और भाले की तीव्र गति के साथ अपने अणुओं को भाले के इर्द गिर्द लपेटा और बाहर आ गया, और वाइब्रेटर उपकरण मुंह ताकता रह गया। परमाणु ने जो साधारण कमाल कर दिखाया था उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सका प्रिंसिपल। वाह परमाणु वाह, सही सलामत उस कमरे से बाहर निकलकर तूने सचमुच एक अनोखा काम किया है। लेकिन ये कब तक बचेगा? मौत तो यहाँ कदम कदम पर बिछी है, और अब इस रास्ते पर जो मौत मौजूद है उससे तू हरगिज़ नहीं बच सकता। अपने दिमाग का जितना चाहे इस्तेमाल कर ले। परमाणु, प्रिंसिपल के कुछ सिद्धांत हैं, मैं तुझे बचने का एक मौका हर बार दे रहा हूँ। इस बार सामने लिखे निर्देश को पढ़कर तू बच सकता है। हा 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 हा। सिंह की मानिंद गर्जा परमाणु। मैं बचूं या ना बचूं प्रिंसिपल, लेकिन तुझे अपनी मौत का नज़ारा नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं ये कैमरे तोड़ रहा हूँ जिससे तू मुझे देख रहा है। कैमरे को ध्वस्त करके परमाणु आगे बढ़ गया। इधर प्रिंसिपल, बेवकूफ़ परमाणु, पता नहीं उसे कि कैमरे को तोड़ देने से मौत की कमर नहीं टूट जाती। वह तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है, उस कमरे में जिसमें भरी है ऐसी तरंगें जो परमाणु तरंगों से क्रिया करके तेज विस्फोट करती हैं, और परमाणु की बेल्ट में परमाणु तरंगों का भंडार है। इसलिए जैसे ही वह उस कमरे के अंदर कदम रखेगा वैसे ही वह चीथड़ों में बदल जाएगा। परमाणु, यह आखिरी अड़चन है जिसे पार करके मैं प्रिंसिपल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ भी प्रिंसिपल ने ज़रूर मुझे मौत देने का कोई इंतज़ाम निश्चित ही कर रखा होगा, जिसके बारे में उसने इस निर्देश पट पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या मैं अनपढ़ इस निर्देश पट को पढ़ पाऊंगा? परमाणु बेल्ट पहनकर जाना खतरनाक है। परमाणु वहाँ लगे निर्देश पट के सामने कुछ पलों के लिए ठिठका और फिर आगे बढ़ गया। एक पल बाद ही वहाँ गूंज उठा वह कड़भेदी धमाका। पड़ाम! उस तेज धमाके ने मानो प्रिंसिपल के कानों में रस घोल दिया। कुछ देर तक वह आंखें बंद किए धमाके का आनंद लेता रहा और फिर पागलों की भांति ठहाका लगा उठा। खत्म। आखिर परमाणु क्राइम कॉलेज के प्रिंसिपल के जाल में फंसकर खत्म। खत्म परमाणु नहीं, तेरा खेल हुआ है प्रिंसिपल, और उसे खत्म करने परमाणु यहाँ आ पहुँचा है। तू बच कैसे गया? और तेरी बेल्ट भी सही सलामत है? फिर वह विस्फोट मेरी बेल्ट में मौजूद परमाणु तरंगों और तेरी फैलाई तरंगों के रिएक्शन से ही हुआ है प्रिंसिपल। लेकिन परमाणु तरंगें मेरी पूरी बेल्ट में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए तो इसमें एक डिवाइस लगा हुआ था। उसी डिवाइस को मैंने बेल्ट से निकाल कर उस कमरे में फेंक दिया जिससे तेज़ विस्फोट हुआ। और जानते हो ऐसा मैंने कैसे किया? उस निर्देश पट को पढ़कर जो उस कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ था। तुम उसे कैसे पढ़ पाए? तुम तो अनपढ़ हो गए थी। मैं अब भी अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस निर्देश को पढ़ा इस लेटर की सहायता से जो रोहित ने मुझे दिया था। जो किसी ने इसे मुझे पढ़कर बताया था, तभी इसका एक एक अक्षर मेरे मस्तिष्क में घर कर गया था।
परमाणु को यह लेटर प्रोफेसर ने पढ़कर सुनाया था। देखे पेज नंबर 20। उन्हीं अक्षरों को मैंने इस लेटर के अक्षरों से मिला लिया और उन्हें पहचान कर मैंने ये जाना कि अंदर मेरी बेल्ट से संबंधित मौत मौजूद है। तभी मैंने अपनी बेल्ट से परमाणु तरंगों वाला डिवाइस निकालकर कमरे में फेंका और विस्फोट का फ़ायदा उठाकर यहाँ पहुँचा। लेकिन यहाँ से बचकर तू जिंदा नहीं जाएगा। प्रिंसिपल पास ही रखी गन की तरफ झपटा, लेकिन अब परमाणु पूरी तरह सतर्क था। धाड़ आ फटाक आ ऊ। कुछ ही देर बाद परमाणु प्रिंसिपल को लेकर काला पानी जेल की तरफ बढ़ रहा था। काला अक्षर भैंस बराबर ज़रूर होता है प्रिंसिपल, लेकिन अकल भैंस से बड़ी होती है। ये बात तू समझ ही गया होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगली कॉमिक्स बेनाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।